नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। स्वागत है आपका अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। 7 जुलाई 2020 को सीबीएसई ने अपना नोटिफिकेशन जारी करके यह बताया कि वो अगले 2020-21 वाले सेशन के लिए 30% सिलेबस को कम कर रहा है। तो सिलेबस को कम करने के बाद 11 और 12 में जो डिलीट किया गया टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है इस साल या कम किया गया है, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका पीडीएफ भी वहाँ अवेलेबल करवा दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, तभी आपको क्लियर होगा कि ये क्या है। अच्छा, एक बात और नोटिस करने वाली है कि ये बात जो सीबीएसई ने किया है सिलेबस कम करने वाला, ये बिल्कुल तय है कि बिहार बोर्ड भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है वो सीबीएसई को ही फॉलो करता हुआ होता है। उसमें कुछ खास चेंज अपना ये नहीं करता है, ये बेसिकली सीबीएसई को ही फॉलो करता है। तो जो बिहार बोर्ड से हुआ है, आप मान के चलिए कि जो सीबीएसई ने किया है वो मान के चलिए कि बिहार बोर्ड भी करेगा ही करेगा। थोड़ा टाइम लगा रहा है बिहार बोर्ड, लेकिन ये तय है कि उसको करेगा ही या उससे ज़्यादा ही करेगा, ये उससे कम नहीं करने वाला। सिलेबस भी लगभग यही रहने वाले हैं। तो जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं उस स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पिंग होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कम हुआ, वो तो मैंने बता दिया है पहले वाले वीडियो में। आज देखते हैं कि कम करने के बाद क्या क्या बचा है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 12। 11th वाला वीडियो मैं अलग से सेपरेट बना दूंगा। ये 12th है, 2020-21 वाले टाइम सेशन के लिए जो 12th क्लास है उसमें जो रिवाइज्ड फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या होगा, ये इसका वीडियो मैं इसमें बता रहा हूँ। 11th के लिए अलग से सेपरेट बना दूंगा आपको। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, वहाँ मैंने लिंक दिया है। आप इस रिवाइज सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें केवल 12 का है। 11 के सिलेबस को मैंने बिल्कुल इससे अलग कर दिया है। यह सेपरेटली 12 का है, जो स्टूडेंट 12 के हैं उसके लिए है। तो फर्स्ट पेज में देखिए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी जानकारी के लिए है, आप पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधा आते हैं इसमें सिलेबस पर कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेज आए हैं और क्या क्या है। चलिए देखते हैं क्लास 12 20-21 थ्योरी के लिए। तो टाइम तो आपको वही 3 घंटा मिलना है। 15 मिनट जो पढ़ने का मिलता है वो तो अलग होता ही होता है। तो 3 घंटा आपको मेन लिखने के लिए मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स इसका 70 जो है वो वही रहने वाला है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे जब आगे बढ़ेंगे तब। देखिए, सबसे पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप जानते ही होंगे एनसीईआरटी में यूनिट फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो 2 चैप्टर में बटा हुआ है। जिस भी रेफरेंस बुक से आप पढ़ें, अगर ढंग के बुक से पढ़ें जो कि एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको देखकर हड़बड़ाएंगे नहीं, सारी चीज़ें वही रहती है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में सेम रहता है। तो चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स हो गया। और चैप्टर 2 जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया। ये दोनों मिला करके 23 पीरियड में करके पढ़ना है। इसको पीरियड समझते होंगे आप कि 23 क्लास में करके इसको पूरा पढ़ना है। और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट 2 है उसमें चैप्टर भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। और ये जो है टोटल 15 पीरियड में करके पढ़ना है। और इन दोनों के लिए कंबाइंड रूप से टोटल मार्क्स जो होगा वो 16 होगा, 16 नंबर का होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट 3 को देखते हैं। यूनिट 3 हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये 2 चैप्टर में बढ़ता है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। और 5वां चैप्टर जो है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये दोनों मिला करके 16 पीरियड में करके पढ़ना है। अगला चैप्टर जो है, अगला यूनिट वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये भी 2 चैप्टर में बढ़ता है, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट। इस दोनों को मिला करके हम लोग को और 19 पीरियड में करके 19 क्लास में करके पढ़ना है। और इन सभी चारों चैप्टर को अगर हम एक साथ कर लें तो इन चारों से टोटल मार्क्स जो पूछे जाएंगे वो होंगे 17 मार्क्स का इससे पूछा जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें हम लोग को एक ही चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही पढ़ना है, 2 पीरियड में खत्म हो जाने वाला है। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये। अगला जो बड़ा है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 2 चैप्टर में बढ़ता है, पहला रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा पार्ट जो इसका होता है जो चैप्टर नंबर 10 है वो है वेव ऑप्टिक्स। इन दोनों को मिला करके आपको 18 पीरियड में करके इसको कंप्लीट कर लेना है, पढ़ लेना है। और यहाँ टोटल मार्क्स जो दोनों मिला करके होगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स दोनों में मिला करके आपको 18 मार्क्स का होगा। तो ये इस पर का कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे इससे ज़्यादा ही नंबर पूछा जाता है, इससे कम नंबर कभी भी नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट फिर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ड्यूअल, इसमें एक ही चैप्टर 11 है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 7 पीरियड में करके इसको पढ़ना है, खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है ये। उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई जो है उसमें 2 चैप्टर होंगे, चैप्टर 12 एटम और चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। इसको टोटल 11 पीरियड में करके पढ़ना है। और इन दोनों को मिला करके और टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं बोर्ड में। तो ये होगा। नेक्स्ट फिर जो है 9th यूनिट वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज।
और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में आपको चैप्टर जो पढ़ना है उसका नाम है चैप्टर नंबर 14 सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट्स, ये पढ़ना है। टोटल 7 पीरियड का ये चैप्टर होगा, 7 पीरियड में करके पढ़ना है इसको, और 7 मार्क्स का है। इस तरीके से टोटल देखिए तो इस साल के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, चूंकि टॉपिक को कम किया है, तो टॉपिक को कम किया है तो पीरियड भी ओबियसली कम हुआ है। पहले कहीं 240 पीरियड में हुआ करता था, अब देखिए मात्र 118 पीरियड में करके इसको कंप्लीट करना है। तो 118 पीरियड में आपका 12th का टोटल सिलेबस कंप्लीट होना है, और इसके लिए मार्क्स जो है वो वैसे ही 70 रखा गया है, मार्क्स में कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। मतलब आपको जानना क्या है मेन बात इसमें, कि पीरियड में चूंकि सिलेबस में चैप्टर कम नहीं किया है, वहाँ कम किया है टॉपिक, और टॉपिक कम करने के बाद उसका कम हो गया पीरियड, और जब पीरियड कम हो गया तो टाइम कम लगेगा, लेकिन मार्क्स आपको वही सेम रहेंगे, मार्क्स में कोई कटौती नहीं की गई। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से चैप्टर में अब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला यूनिट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। पीरियड आपको ध्यान में होगा कि 23 पीरियड में करके पढ़ना है, लेंदी चैप्टर है ये तो, और इसमें 2 चैप्टर बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक तो इलेक्ट्रिक चार्जेज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ और फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस पढ़ना है फिर इसमें। फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक हो जाएगा इसका। इसी के आगे सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे, और टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये इतना हम लोग डाइपोल को लेकर के पढ़ने वाले हैं। अगला फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर और यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट। इसमें से स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल स्फेयर को हटा दिया है, यहाँ से टॉपिक हटा है, आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको डिलीटेड टॉपिक बताया तो वहाँ पे था। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से इतना आपको सिलेबस, इतना टॉपिक को पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है चैप्टर सेकेंड इसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे। इसमें से भी कुछ टॉपिक हटाया है, उसके बाद जो बचा है उसमें सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेज, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज, इसको पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतना टॉपिक इसमें पढ़ना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड फिर कंडक्टर एंड इंसुलेटर, फ्री चार्जेज एंड बाउंड चार्जेज इनसाइड अ कंडक्टर, इसको जानना है। फिर डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये टॉपिक जानना है। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस जानना है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल को पढ़ना है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ये जानना है। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इतना टॉपिक को पढ़ना है। ये होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। तो इस तरीके से आपका यूनिट 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इतना पढ़ने के लिए आपको 23 पीरियड का टाइम लगना चाहिए, मतलब 23 क्लास में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको टोटल 15 पीरियड में। 15 पीरियड में क्या क्या पढ़ना होगा, पहला तो होगा इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक, उसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर, उसके बाद फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जानना है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर को समझना है आपको यहाँ। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर जानना है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पढ़ना है, और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आगे फिर है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेल के बारे में जानना है, और इंटरनल रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, दोनों का डिफरेंस भी जानना है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, किरचॉफ्स लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशंस को जानना है इसका, व्हीट स्टोन ब्रिज, और फिर मीटर ब्रिज को जानना है, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली। मतलब क्या हुआ इसका कि मीटर ब्रिज के बारे में हम लोग केवल जान लेंगे कि क्या क्या होता है, कैसा होता है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको मतलब कि आप यहाँ से स्किप कर देना है, पूरा डिटेल में नहीं जा करके इसको शॉर्ट में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट फिर हमको पोटेंशियोमीटर जानना है यहाँ, चूँकि मीटर ब्रिज जब समझ में आएगा तभी आप पोटेंशियोमीटर समझ सकते हैं। तो इसीलिए मीटर ब्रिज को आपको केवल क्वालिटेटिव आइडिया लेकर के और समझ लेना है कि कैसे होता है। और मेन टॉपिक आपको पोटेंशियोमीटर जानना है, प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड 4, मतलब पोटेंशियोमीटर को जानना है, इसका प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन और इसके प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड
कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम लोग इसका जो यूज़ करते हैं उसको जानना है। फिर मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये भी क्वालिटेटिव आइडिया ओनली जानना है, मतलब कि हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस को किसी सेल का कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में बस जानना है, ज़्यादा डेप्थ में इसके नहीं जाना है। ऐसे हम लोग को क्या करना था इसका कि पूरा डेरिवेशन करना होता था कि ये क्या करना है। थर्ड जो यूनिट है उसमें हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। 16 पीरियड में करके इस चैप्टर को पढ़ना है, इस यूनिट को पढ़ना है आपको। 2 चैप्टर में बटा हुआ है ये। तो चैप्टर नंबर 4 जो इसमें है उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। तो ये है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले आपको जानना है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, बेसिक है, जानते हो भी होंगे आप लोग। फिर बायोट-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये जानना है, बायोट-सावर्ट लॉ को जानना है, और एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये मेन है आपको जो जानना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फिर आगे एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये जानना है। अ स्ट्रेट एंड टोरॉइडल सोलेनॉइड ओनली क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट जानना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जानना है कि सोलेनॉइड जो है वो इस तरह का होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर टोरॉइड जो है कुछ इस तरह का होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कैसे होगा, उसका फॉर्मूला कैसे होता है, बस इतना ही जान लेना है आपको कि क्या होता है। आगे फिर आपको पढ़ना है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये जानना है कि मूविंग चार्ज पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या लगेगा, कैसा होगा, ये जानना है। नेक्स्ट फिर देखिए इसमें क्या होगा कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जानना है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, मतलब फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर जानना है, और यहाँ पर से डेफिनेशन ऑफ एम्पियर निकालना है कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, तो वो आपको समझना है यहाँ। फिर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जानना है। आईसी के बेसिस पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जानना है, इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन टू अमीटर एंड वोल्ट मीटर, मतलब पहले तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी को पढ़ना है, और इसका करंट सेंसिटिविटी जानना है, और इसका कन्वर्जन हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे करेंगे, ये बात जाननी है। तो ये चैप्टर नंबर 4 में हो गया। आगे देखिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जो चैप्टर नंबर 5 है, इसको समझते हैं। इसमें सिलेबस कम हुआ है, कुछ टॉपिक खत्म हुआ है इसमें, और अब क्या पढ़ना बाकी रहा, तो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो पहले करंट लूप को जानना है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को जानना है। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर कोई मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इस चीज़ को जानना है। फिर बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ये टॉपिक जानना है आपको। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जानना है आपको। फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ये भी जानना है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को जानना है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो होता है, मैग्नेटिक डीप हुआ, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन हुआ, इन सबको जानना है। तो ये हमारा होगा चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। अगला है यूनिट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट को। टोटल 19 पीरियड में करके इसको पढ़ना है यूनिट 4 को, और ये 2 चैप्टर में बटा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पढ़ना क्या क्या होगा इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद फैराडेज लॉ, ये पढ़ना है मेन। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, फिर लेंज लॉ को पढ़ना है, ईडी करंट्स पढ़ना है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है। यहीं पढ़ करके हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो अल्टरनेटिंग करंट, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज और वोल्टेज, मतलब दोनों चीज़ को पीक और आरएमएस वैल्यू जो होता है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का, वो पढ़ेंगे। रिएक्टेंस एंड इम्पेडेंस, ये दोनों टर्म को जानना है। और फिर एलसी ऑसिलेशन, इसमें केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट को जानना है कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, मतलब बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, उसका बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर एलसीआर सीरीज सर्किट जानना है, रेजोनेंस जानना है, पावर इन एसी सर्किट जानना है, सर्किट इतना जानना है इसमें। और फिर यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर तो यहाँ पे आप पढ़ लेना चाहिए, कहीं भी पढ़ ले, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर दोनों पढ़ करके हमारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिर हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूनिट 5 में, और ये 2 पीरियड में ही है, बहुत छोटा चैप्टर है ये। तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दियर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, दियर ट्रांसवर्स नेचर, इसको केवल क्वालिटेटिव आइडिया को ही केवल जानना है इसमें, मतलब पहले हम लोग ट्रांसवर्स नेचर को प्रूफ करना होता था, लंबा होता था वो, तो वो नहीं करना है, केवल जानना है कि ट्रांसवर्स नेचर का होता है। आगे फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट दियर यूजेज, मतलब इन सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इन सारे के आपको एलिमेंट्री फैक्ट्स और इसका यूज जो है जानना है, कैसे होता है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, इन सब चीज़ों को जान करके हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पढ़ना है लंबा चैप्टर जो है वो है ऑप्टिक्स,
देख लीजिए आप कि यूनिट 6 में ऑप्टिक्स जो पढ़ना है ये 18 पीरियड में, और 18 पीरियड में है तो इसको दो चैप्टर में बांटा हुआ है, एक रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा फिर होगा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में से सिलेबस को कम किया है और रिफ्लेक्शन टॉपिक को पूरा ही स्किप कर दिया है, डिलीट कर दिया, मतलब मिरर पढ़ना ही नहीं है। डायरेक्ट रे ऑप्टिक्स में स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन से। तो इसमें क्या जानना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर ऑप्टिकल फाइबर जो वो इंपॉर्टेंट होता है, बार बार क्वेश्चन आता है इससे, फिर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेज, लेंसेज, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इतना पढ़ना है इसमें। फिर अगला जो पार्ट है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसी का रे ऑप्टिक्स के बाद। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग एंड दियर मैग्नीफाइंग पावर, मतलब रिफ्लेक्टिंग को भी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिंग को भी पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और इसके मैग्नीफाइंग पावर को, दोनों का मैग्नीफाइंग पावर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी और माइक्रोस्कोप का भी मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग देखेंगे, इसमें यह पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, इसी का चैप्टर 10 जो होगा वेव ऑप्टिक्स, इसमें से भी देखिए क्या पढ़ना है आपको कि वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वेव फ्रंट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल। फिर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के बेसिस पे आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को दिखाना है। फिर प्रूफ और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, ये भी प्रूफ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। इंटरफेरेंस जानना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ये जानना है। कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कैसे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को हम लोग प्राप्त करेंगे और कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है इसको जानना है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ड्यूरिंग डिफ्रैक्शन, इस टॉपिक को जानना है हमको। तो यहाँ तक हमारा पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में। आगे हम लोग को यूनिट 7 में जो पढ़ना है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। टोटल देखिए 7 पीरियड में करके इसको पढ़ना है, छोटा ही टॉपिक है, एक सप्ताह चलने वाला है और तुरंत खत्म हो जाता है, कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं होता इसमें। तो जानना है आपको पहले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, हर्ट्ज एंड लिनार्ज ऑब्जर्वेशन को जानना है कि कैसे किया था इसने ड्यूअल नेचर को प्रूव करने के लिए, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये चीज़ को आपको जानना है इसमें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछता है। आगे फिर इसमें आपको जानना है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन इसी से निकलता है और इस चैप्टर से शॉर्ट ही क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग जनरली नहीं पूछता है। फिर आगे है मैटर वेव, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल और डी ब्रॉगली रिलेशन, इतना पढ़ करके हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोनों तरीके से चैप्टर को बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी बोलते हैं या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर दोनों बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट 8 में आते हैं। तो यूनिट 8 में हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है, एटम एंड न्यूक्लियाई, और टोटल 11 पीरियड में 11 पीरियड्स में करके इसको पढ़ना है। तो चैप्टर 12 में जो है हम लोग को जानना है कि आप सबसे पहले एटम्स को, बहुत कम हुआ है सिलेबस और काफ़ी चीज़ें इसमें कम करी गई है। सबसे पहले हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को जानेंगे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को जानेंगे, बोर मॉडल जानेंगे, एनर्जी लेवल जानेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ के हमारा एटम कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियाई जो चैप्टर है उसमें हम लोग कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस को जानेंगे। कंपोजिशन न्यूक्लियस का क्या क्या होता है, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हो गया और इसका साइज क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर इसमें न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ेंगे, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उसको जानेंगे। फिर मास एनर्जी रिलेशन को जानेंगे, E = mc²। फिर मास डिफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो दोनों को हम लोग जानेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के तहत। तो हमारा इतना पढ़ करके देख लीजिए कितना कम सिलेबस है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो यूनिट 9 है, जो लास्ट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। टोटल 7 पीरियड में करके इसको पढ़ना है और समझ लीजिए कि 7 पीरियड मतलब एक सप्ताह चलने वाला है, तो जल्दी ही खत्म होने वाला है ये। चैप्टर 14 में जो हम लोग है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, इसमें टॉपिक या चैप्टर का जो नाम है वो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें पढ़ना क्या है, मटेरियल्स, डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट्स को जानना है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग जानते हैं एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स को, फिर सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होता है, इसका क्वालिटेटिव आइडिया को जानेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बैंड एनर्जी बैंड। उसके बाद फिर सेमी कंडक्टर डायोड के IV कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस को जानेंगे। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, उसका IV कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, IV ग्राफ से वो समझेंगे। फिर डायोड एज अ रेक्टिफायर, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर, उसको पढ़ेंगे। फिर स्पेशल पर्पस PN जंक्शन डायोड जो LED होता है, और फिर और भी तरह के जो होते हैं डायोड उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर फोटो डायोड को पढ़ेंगे, सोलर डायोड को पढ़ेंगे, LED को पढ़ेंगे। इतना पढ़ करके हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल इतना ही पढ़ना है हमारे सिलेबस में, अब जो बचा हुआ है उसमें इतना ही टॉपिक पढ़ना है और 118 पीरियड में बोला गया है और टोटल 70 मार्क्स का है ये। अगर आप प्रैक्टिकल्स पे भी नज़र डालते हैं तो प्रैक्टिकल टोटल 32 पीरियड के लिए होगा।
अब इसमें क्या होगा कि टोटल आपको पहले 12 एक्सपेरिमेंट करने होते थे, अब इसमें केवल 8 एक्सपेरिमेंट ही करने होंगे। 4 एक्सपेरिमेंट इस सेक्शन से परफॉर्म करना होगा और 6 एक्टिविटी करने होंगे। पहले 12 एक्टिविटी करना होता था, अब केवल 6 एक्टिविटी करने होंगे, वो भी आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगा इसमें। और 3 एक्टिविटी आपको इच सेक्शन ए और बी से करना होगा। अब देखिए कौन कौन सा सेक्शन है, क्या क्या उसमें है उसको देखिए। तो आपको इवेल्युएशन कैसे होगा इसको भी समझ लेना है कि अलॉट टाइम जो होगा वो 3 आवर्स होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है इसका 30 होगा। तो 2 एक्सपेरिमेंट जो आप करेंगे वो 8-8 नंबर के होंगे, दोनों सेक्शन से जो करेंगे वो 8-8 16 नंबर हो जाएगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप रखेंगे उसका, वो एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ का जो रखेंगे उसको जो है 7 मार्क्स उसके लिए मिलेगा। और वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटी जो होगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए 7 मार्क्स होंगे। तो टोटल आपको 30 मार्क्स यहाँ से प्रैक्टिकल का मिलेगा। अब देख लो आपके सेक्शन ए में क्या है। तो सेक्शन ए में आपको दिया हुआ एक्सपेरिमेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए देखिए ये सब दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। आपको पीडीएफ मैंने बताया कि अवेलेबल होगा लिंक पीडीएफ का वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए इसमें क्या क्या करना है। तो ये टोटल देख लीजिए आपको यहाँ पर 5 एक्सपेरिमेंट हो गया। और अगले पेज में देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6 एक्सपेरिमेंट। टोटल 6 एक्सपेरिमेंट्स में से कोई भी सेक्शन ए से एक एक्सपेरिमेंट, और फिर यहाँ पर ये एक्टिविटी वाले में से आपको दिया हुआ है टोटल कितना एक्टिविटी है, ये टोटल 6 एक्टिविटी है। तो 6 एक्टिविटी में से कोई भी जो है आपको 3 एक्टिविटी यहाँ पर से उठा लेना है। तो सॉरी, ये जो सेक्शन ए में मैंने गलत बता दिया यहाँ कि जो सेक्शन ए में था, यहाँ सेक्शन ए में 6 जो प्रैक्टिकल दिया हुआ है, इस 6 प्रैक्टिकल में से 4 प्रैक्टिकल आपको कर लेने हैं। ये 6 प्रैक्टिकल जो दिया हुआ है सेक्शन ए में, इसमें से 4 प्रैक्टिकल आपको कोई भी अपने मन से आप चूज कर सकते हैं। तो कोई भी 4 प्रैक्टिकल आपको यहाँ लेना है। और एक्टिविटी जो दिए गए हैं 6, इसमें से कोई सेक्शन ए वाले 6 एक्टिविटी में से कोई भी 3 एक्टिविटी को आप चूज कर सकते हैं और उसको आपको करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन बी में आइए, तो यहाँ भी देखिए पहले एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इसमें आपको टोटल 6 दिया हुआ है यहाँ एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, 6 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो इसमें से कोई भी 4 आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसी में से आपको करना है। कोई भी 4 एक्सपेरिमेंट आपको उठा लेना है। और सेक्शन बी का देखिए यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, ये एक्टिविटी भी टोटल दिया हुआ है 8, और इस 8 एक्टिविटी में से कोई भी 3 एक्टिविटी आपको कर देना है। तो मतलब क्या हुआ, सेक्शन ए से प्रैक्टिकल हो जाएगा 4 और एक्टिविटी हो जाएगा 3, और सेक्शन बी से प्रैक्टिकल हो जाएगा 4, एक्टिविटी हो जाएगा 3। तो टोटल कितना हो गया ये, तो 8 प्रैक्टिकल और 6 एक्टिविटी, इतना ही आपको करना है इस साल 2020-21 के लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ कि अगर हम लोग लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th इवैल्यूएशन स्कीम। तो जो विजुअली इम्पायर्ड है उनके लिए देखिए दिया हुआ है, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। जो विजुअली इम्पायर्ड है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद फिर देख लीजिए इसमें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स भी दिया हुआ है। आगे फिर देखिए आपको प्रेस्क्राइब्ड बुक दिया हुआ है कि क्या बुक, कौन सा बुक पढ़ना है आपको। तो फिजिक्स का क्लास 11 के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 पब्लिश बाय एनसीईआरटी, फिजिक्स क्लास 12 के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 पब्लिश बाय एनसीईआरटी, लेबोरेटरी मैनुअल फॉर क्लास 12 ये पब्लिश बाई, अगर आप 12th के हैं तो 12th वाले लेंगे, और 11th वाले देखेंगे। लेबोरेटरी मैनुअल 12th का जो एनसीईआरटी पब्लिश किया है वो, और द लिस्ट ऑफ अदर रिलेटेड बुक एंड मैनुअल बाउट बाई एनसीईआरटी कंसीडर मल्टीमीडिया ऑल्सो। तो ये आपको इतना प्रेस्क्राइब्ड बुक जो है वो सीबीएसई आपको रेफर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन पे देखते हैं कि डिजाइन क्वेश्चन पेपर का क्या होगा। क्वेश्चन पेपर डिजाइन थ्योरी जो है क्लास 11-12 के लिए कैसा रहेगा, तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 रहेगा, और टाइम 3 आवर्स रहेगा, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उसको कूल ऑफ टाइम पढ़ने के लिए। तो इसमें देखो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा उसको समझना है कि रिमेंबरिंग टाइप और अंडरस्टैंडिंग टाइप दोनों मिला करके आपको जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो होगा 27 मार्क्स के लिए, और अप्रॉक्स परसेंटेज जो है 38% होगा टोटल सिलेबस का। उसके बाद फिर देखिए अप्लाइंग टाइप का जो होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 22 मार्क्स का अकेले होगा अप्लाइंग टाइप वाला, और ये सिलेबस का लगभग 32% होगा। फिर उसके बाद देख लीजिए आप कि एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग, इन तीनों टाइप के क्वेश्चन मिला करके आपको 21 नंबर पूछे जाएंगे, और ये आपके सिलेबस का लगभग 30% वेटेज रखेगा। तो इस तरीके से आपको टोटल 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कितना टाइप के पूछेंगे, तो रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग हो गया 27 मार्क्स के लिए। उसके बाद फिर अप्लाइंग 22 मार्क्स के लिए, और फिर जो है एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग 21 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से टोटल 70 मार्क्स जो होगा वो 100% सिलेबस को कवर करेगा आपका फिजिक्स का, और प्रैक्टिकल जो है बाकी 30 नंबर हो जाएगा। आगे फिर देख लीजिए इसमें कुछ नोटिस भी दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा जो था वो आपके 12th के लिए
जो 12th बोर्ड होने वाला है वो या तो आप सीबीएसई बोर्ड देने वाले हैं तब भी, और अगर बिहार बोर्ड भी देने वाले हैं बीएसईबी में भी अगर आपका एडमिशन है तब भी लगभग कुछ इसी तरह के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो आप इसके लिए तैयार रहें, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और ज़रूर से इसको देख लें। मैं स्टार्ट करूँगा अगले वीडियो में कुछ और लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।